100 Years of Solitude पार्ट 1 के रिलीज के साथ गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज का शानदार मैग्नम ओपस अब नेटफ्लिक्स के जरिए स्क्रीन पर अडैप्ट हो चुका है। सीरीज के 1 घंटे के आसपास के एपिसोड्स ओरिजिनल किताब के प्रति ईमानदार रहते हैं। हालांकि कुछ पार्ट्स को अडैप्ट करने में चुनिंदा डिसीजंस लेने पड़े हैं। तो चलिए जल्दी से इस सीरीज का एक रिकैप कर लेते हैं ताकि आपको बेस्ट व्यूइंग एक्सपीरियंस मिल सके। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। 100 Years ऑफ सॉलिट्यूड की शुरुआत होती है एक रात के उत्सव से जो कोलंबिया के एक अनजाने शहर में हो रहा होता है। यहाँ दो कजिन्स होसे आर्केडियो बुएंदिया और उर्सुला इग्वारन एक दूसरे के प्यार में दीवाने हो जाते हैं। हालांकि उनके दोस्त और पड़ोसी इस रिश्ते को अपना समर्थन देते हैं, लेकिन उनके रिश्तेदार खासकर उर्सुला की माँ इस प्यार के बिल्कुल खिलाफ होती है। उर्सुला की माँ इन ब्रीडिंग के इफेक्ट से इतनी डरी हुई होती है कि वो हमेशा उर्सुला को डराती थी कि अगर उसने अपने कजिन से शादी की तो उसके बच्चे इग्वाना और अजीब जानवर जैसे बन जाएंगे। पर ये दोनों जवान लवर्स चुप चुप के मिलते रहे और आखिरकार दोनों ने शादी भी कर लिया। लेकिन उर्सुला को एक चैस्टिटी बेल्ट पहनाई गई थी जो उनके शादी के बाद भी उतारी नहीं गई, क्योंकि उर्सुला की माँ उन्हें बच्चा पैदा करने से रोकना चाहती थी। जब सालों गुजर गए और उनका कोई बच्चा नहीं हुआ तो शहर में अफवाह फैल गई कि होसे आर्केडियो शायद नपुंसक है। एक रात एक मुर्गा लड़ाई के बाद उनका पड़ोसी प्रुडेंशियो एगुला ने होसे आर्केडियो को इस बात पर चिढ़ाया। होसे आर्केडियो अपने गुस्से में प्रुडेंशियो को मार देता है। उसी रात उर्सुला ने अपना चैस्टिटी बेल्ट उतार दिया और उसके परिवार पर सपोजिटली लगाए गए श्राप की परवाह किए बिना उन्होंने अपने हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को पूरी तरह निभाया। पहले कुछ दिन वो बड़े सुकून और खुशी से बिताते हैं, लेकिन जल्द ही एक अलग परेशानी शुरू हो जाती है। प्रुडेंशियो का भूत उनके घर के आसपास भटकने लगता है, उनसे पानी मांगता हुआ ताकि वो उससे अपने गले के घाव को धोने के लिए इस्तेमाल कर सके। ये घाव होसे आर्केडियो ने उसे दिया था। उर्सुला घर के अलग अलग कोने में पानी के घड़े रखने लगती है, लेकिन प्रुडेंशियो का भूत फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। आखिरकार ये कपल फैसला करता है कि वो शहर छोड़कर किसी नई जगह पर जाके बसेंगे। होसे आर्केडियो बुएंदिया, जो दुनिया और उसके चमत्कारों को लेकर हमेशा क्यूरियस रहता था, फैसला करता है कि वो शहर के आसपास के पहाड़ों को पार करके समुद्र तक जाएगा, जो मैप्स के हिसाब से वहाँ होना चाहिए। उसके दोस्त और पड़ोसियों का एक बड़ा ग्रुप भी उसके और उर्सुला के साथ होता है। ये यात्रा सालों तक चलती है और उन लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी दौरान उर्सुला प्रेग्नेंट होती है और एक बच्चा पैदा करती है। लोग बीमार और कमजोर होने लगते हैं तो होसे आर्केडियो फैसला करता है कि वो उसी बड़े दलदल और एक साफ बहती नदी के पास में अपना बसेरा बनाएगा, जहाँ वो रेस्ट के लिए रुके थे बिना समुद्र तक पहुंचे। यहाँ वो अपने शहर का नाम मकोंडो रखता है, जो उसके एक सपने पर आधारित था। मकोंडो में होसे और उर्सुला खुशी से रहने लगते हैं और बाकी टाउन की जनता के साथ एक नई जिंदगी का शुरुआत करते हैं। उर्सुला एक और बच्चे को जन्म देती है और उसे खुशी होती है कि उनके दोनों बेटे बिल्कुल इंसान हैं और उनमें कोई जानवरों के लक्षण नहीं है, जैसा उसकी माँ ने चेतावनी दिया था। लेकिन उर्सुला और होसे आर्केडियो बुएंदिया को कई दशकों के बाद ये रियलाइज होता है कि उनका परिवार वाकई में श्रापित था। इसके बाद उनका एक और बेटी हुआ और साथ ही उनका बड़ा बेटा उर्सुला की एक ज्योतिष दोस्त को प्रेग्नेंट कर एक जिप्सी लड़की के साथ भाग गया, जिस कबीले से होसे आर्केडियो का दोस्त मेल्क्वियादिस भी था, जो काफी समय से होसे आर्केडियो को दुनिया की कई रहस्यमयी चीजों के बारे में बहुत से गिफ्ट्स देके एक्साइटेड कर रहा था और उसके अल्केमी के प्रति पागलपन के लिए भी मेल्क्वियादिस जिम्मेदार था। उनके बड़े बेटे के भागने के बाद उर्सुला की दोस्त ने अपना बेटा इस कपल को दे दिया, उसे पाल पोस के बड़ा करने के लिए। और कुछ दिनों बाद उनके घर एक और मेहमान आई, रेबेका। गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज के मैग्नम ओपस या फिर उनके पूरे काम को मैजिक रियलिज्म के लिटरली स्टाइल से जाना जाता है। मैजिक रियलिज्म का मतलब है ऐसे मैजिकल या रियलिस्टिकली इम्पॉसिबल मोमेंट्स जो बिल्कुल आम और रियलिस्टिक सेटिंग में घटते हैं। नेटफ्लिक्स की 100 Years ऑफ सॉलिट्यूड अपने सोर्स नॉवेल की नैरेटिव को फेथफुली फॉलो करती है और उसमें काफी सीन्स मैजिक रियलिज्म के हैं जो काफी अप्रोप्रिएटली शूट और एडिट किए गए हैं। जब रेबेका पहली बार एक छोटी लड़की के रूप में इस घर में आती है तो वो अपने साथ एक बोरी लेकर आती है जो उसके पेरेंट्स की हड्डियों से भरी होती है। उसके पेरेंट्स की मौत हो चुकी होती है और वो अनाथ बन चुकी थी। ये हड्डियां लिटरली जिंदा होती है और ये बोरी सिर्फ कुछ दिन नहीं बल्कि सालों तक इधर उधर उछलती रहती है। बाद में एक कंस्ट्रक्शन वर्कर उस बोरी को एक दीवार के होल में चुनवा देता है जब बुएंदिया हाउस को रिनोवेट किया जा रहा था। फिगरेटिव सेंस में देखा जाए
तो ये रेबेका के इमोशनल बैगेज का सिंबल है, जिसका बोझ वो अपने पेरेंट्स को खोने के बाद से उठा रही थी, और ये ट्रॉमा उसके साथ सालों तक रहता है जब तक वो इसे पूरी तरह भूल नहीं जाती। लेकिन वो बॉडी लिटरली भी एग्जिस्ट करती है, और मैजिक रियलिज्म के स्टाइल में लोग इसे अजीब नहीं समझते, बल्कि बस इसे एक्सेप्ट करके इसके साथ जीते हैं। इसी तरह जब कुछ कैरेक्टर्स लोगों को मैजिक कारपेट पर उड़ते हुए देखते हैं, या एक आदमी को अपने ऊपर मैजिकल लिक्विड डालने के बाद पूरी तरह से गायब होते हुए देखते हैं उस जिप्सी कैंप में, तो वो इस पर कोई शक या हैरानी नहीं दिखाते, बल्कि रियल चीजें जैसे चुंबक की बार्स या बर्फ के ब्लॉक्स उन्हें ज्यादा अम्यूज करते हैं इन इम्पॉसिबल घटनाओं की तुलना में। और इलियानो बुएंडिया का फ्यूचर के विजन्स देखना, या वो भयानक स्लीप प्लेग जो रेबेका टाउन में लेकर आती है, ये सब भी वैसे ही नॉर्मलाइज किया गया है। जब फादर निकनोर, जो मकोंडो के एक चर्च का प्रीस्ट है जो मेयर मस्कोटी ने बनवाया होता है, वहां गवर्नमेंट के कहने पर अपॉइंट होने के बाद अपने स्पिरिचुअल पावर से लिटरली उठता है, तब भी होसे आर्केडियो बुएंडिया कैथोलिक रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं करता और प्रीस्ट को अपना दुश्मन समझता है। मैजिक रियलिज्म अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट शेप इस सीरीज के अंत में लेता है, जब बुएंडियास खानदान के बड़े बेटे होसे आर्केडियो के सर पर लगी बुलेट वुंड से निकला एक खून की धारा टाउन के रास्ते खिसक कर उर्सुला तक पहुंचती है और उसे बताती है कि उसका बड़ा बेटा मर गया है। उर्सुला इस मौत को लेकर शॉक्ड और दुखी होती है, लेकिन वो कभी इस बात को क्वेश्चन नहीं करती कि उसे इस तरह से कैसे पता चला। इसी तरह एक और इमोशनल सीन में मकोंडो पूरी तरह पीले फूलों से ढक जाता है जो आसमान से बारिश की तरह गिरते हैं उस रात जब होसे आर्केडियो बुएंडिया की देहांत होती है। और वैसे ही कोई भी इस नेचर के अननेचुरल एक्ट को क्वेश्चन नहीं करता जो उस पेट्रियार्क को ट्रिब्यूट देने के लिए होता है जिसने मकोंडो टाउन की स्थापना की थी। एनीवेज, इस घर की बेटी अमारांटा की कहानी हार्ट ब्रेक और एक्सट्रीम जेलसी की है जो आखिर में उसे पूरी तरह कंज्यूम कर लेती है। जब रेबेका पहली बार बुएंडिया घर आई थी और अपने आप को इस फैमिली का हिस्सा माना था, तो अमारांटा को ये बात खलने लगी, क्योंकि जो अटेंशन पहले सिर्फ उसको मिल रही थी वो अब शेयर करनी पड़ेगी। फिर भी वो अपनी तकदीर को एक्सेप्ट कर लेती है और रेबेका के साथ अच्छे रिश्तों के साथ बड़ी होती है बिना किसी नेगेटिविटी के। चीजें तब बदल जाती है जब एक इटालियन आदमी पिएट्रो क्रेस्पी उनके घर पियानोला असेंबल करने आता है। उस समय अमारांटा और रेबेका दोनों बालिग होती है और नेचुरली वो दोनों पिएट्रो की तरफ अट्रैक्टेड होती है। दोनों लड़कियां पिएट्रो का अटेंशन पाने की कोशिश करती है और पिएट्रो उन दोनों के साथ नाचने गाने और शायद रोमांटिक एक्सचेंजेस करने लगता है, लेकिन वो आखिर में रेबेका को चुनता है जो अमारांटा के अंदर एक जबरदस्त जलन पैदा करता है। अमारांटा इतनी जेलस होती है कि वो चेतावनी देती है कि वो किसी भी हाल में पिएट्रो और रेबेका की शादी नहीं होने देगी, चाहे उसे अपनी स्टेप सिस्टर को जहर देकर मारना ही क्यों न पड़े। जब ओरिलियानो बुएंडिया की वाइफ रेमेडियोस एक इन्फेक्शन के कारण हेवली प्रेग्नेंट स्टेट में अपने दोनों ट्विंस के साथ मर जाती है, तो अमारांटा गिल्टी फील करती है क्योंकि उसने मन में ये दुआ मांगी थी कि कोई दुर्घटना हो जाए और उसकी स्टेप सिस्टर की शादी पोस्टपोन हो जाए। अमारांटा सच में रेबेका को मारना या नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी, लेकिन अगर जरूरत पड़ती तो वो ये क्राइम करने के लिए तैयार थी, सिर्फ इस शादी को रोकने के लिए। ऐसा लगता था कि इसका कारण पिएट्रो के लिए उसका प्यार या अट्रैक्शन था, लेकिन आखिर तक ये सिर्फ एक सिंपल और प्योर जेलसी ही निकला जो उसे अंदर से जला रही थी। बाद में जब रेबेका अपनी इंस्टिंक्टिव लव और अट्रैक्शन के कारण घर के बड़े बेटे होसे आर्केडियो के साथ चली जाती है जो वापस लौट के आया था, तो पिएट्रो क्रेस्पी अपना अटेंशन अमारांटा पर डालता है और उसे प्रपोज भी करता है, लेकिन अमारांटा उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है और उसे मकोंडो छोड़ने को कहती है। इसके बाद पिएट्रो अपनी जान ले लेता है जो दिखाता है कि अमारांटा ने उसे कभी प्यार किया ही नहीं था। अमारांटा सिर्फ ये नहीं चाहती थी कि रेबेका इस शादी के जरिए खुश हो और इसलिए उसने उस शादी को हर हाल में रोकना चाहा। छोटा आर्केडियो अपने बचपन से ही अपने पेरेंट्स के बारे में क्यूरियस था क्योंकि उसकी पेरेंटेज के बारे में उसे कभी भी कुछ भी नहीं बताया गया था और ये मामला कभी डिस्कस नहीं होता था। उर्सुला कभी कभी यंग आर्केडियो की प्रेजेंस से नाराज दिखाई देती थी क्योंकि उसके नजर में आर्केडियो एक अनवांटेड बच्चा था जो उसके बड़े बेटे होसे आर्केडियो और पिलर टेनेरा के बेशरम अफेयर का रिजल्ट था। इस ट्रीटमेंट की वजह से आर्केडियो अक्सर सोचता था कि उसे अलग क्यों समझा जाता है। अपने बचपन में उसे ये समझ आ जाता है कि उसका फिजिक सक्षम मर्दों के जैसा नहीं है। इनिशियली वो मकोंडो में एक स्कूल टीचर का काम करता है, लेकिन उसका ईगो और पावर के प्रति प्यार उसे हमेशा आगे बढ़ने के लिए पुश करता है। वो अपनी बायोलॉजिकल माँ से इन्फैचुएटेड हो जाता है, लेकिन शादी के बाद वो शहर में बढ़ रहे कॉन्जर्वेटिव्स के अत्याचारों से परेशान होकर लिबरल बागियों के ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है। उसे मेल्कियाडिस की मौत के लिए भी जिम्मेदार माना जाता है, जिसके चलते वो अपने परिवार से और अलग हो जाता है। मेयर का जमाई होने के कारण वो ओलियानो को भी अपना दुश्मन मान लेता है, लेकिन जब वो बागियों को ज्वाइन करता है तो इस चाचा भतीजे या कह लो सौतेले भाइयों के बीच की दूरियां मिट जाती है। कॉन्जर्वेटिव्स और लिबरल्स की लड़ाई के बाद कर्नल
ऑरेलियानो बुएंदिया की एब्सेंस पे जब आर्केडियो को टेम्पररी लीडर बनाया जाता है तब उसका असली चेहरा सबके सामने आता है। वो एक ऑटोक्रेटिक रूलर बन जाता है जो छोटे बच्चों को सैनिक बनने के लिए फोर्स करता है। अपने ईगो में वो नेपोलियन बोनापार्टे की तरह ड्रेसअप करने लगता है और टाउन के लोगों पर अनफेयर टैक्सेस लगाता है। जब उर्सुला उसकी बुराइयों का सामना करती है तो आर्केडियो अपना रिश्ता बुएंदिया फैमिली से पूरी तरह तोड़ लेता है। आखिर में कंजर्वेटिव आर्मी के अटैक के वक्त आर्केडियो का लीडर होना और आर्मी जनरल बनने का नाटक बिल्कुल नाकामयाब हो जाता है। वो कंजर्वेटिव पार्टी आर्मी का हाथ पकड़ा जाता है और फायरिंग स्क्वाड के जरिए एग्जीक्यूट किया जाता है। लेकिन बनने से पहले पहली बार के लिए वो अपने परिवार को बचाने के लिए अपने गुनाहों का बोझ उठाता है। 100 Years of Solitude के पार्ट 1 के अंत में उर्सुला कर्नल ऑरेलियानो बुएंदिया को कंजर्वेटिव गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की प्लान से रोकने की कोशिश करती है। उर्सुला कहती है कि मकोंडो एक शांत स्टेट है और नई प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ऑरेलियानो कन्विंस नहीं होता। उर्सुला को शायद तब यकीन हो जाता है कि जिस किसी बच्चे को भी उसने पैदा किया था या बड़ा किया था वो सब किसी न किसी फॉर्म में श्रापित थे, जो श्राप फिजिकल डिफॉर्मिटीज में नहीं बल्कि असल में उनके जहन, नेचर और इंस्टिंक्ट्स में था। होसे आर्केडियो का भाग जाना और फिर गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना, ऑरेलियानो का जिद्दी बन जाना, अमारांता का जेलसी ड्रिवन लाइफ और आर्केडियो का ऑटोक्रेटिक और इमोरल बिहेवियर, ये सब कुछ दिखाता था कि उर्सुला की माँ की श्राप की चेतावनी एकदम गलत नहीं थी। बुएंदिया घर के बड़े बेटे का मौत भी किसी अननोन कातिल के हाथों होता है। इधर जब ऑरेलियानो बुएंदिया अपने पिता की मौत का चेतावनी अपने विजन्स के जरिए महसूस करता है और ये बात अपनी माँ उर्सुला को बताता है तो उर्सुला और बाकी लोग होसे आर्केडियो बुएंदिया को, जिन्हें पहले ही एक रस्सी से अपने घर के आंगन के एक पेड़ से बांध कर रखा गया था, उन्हें आजाद करते हैं और वापस घर ले आते हैं। कुछ घटनाओं के बाद बुढ़ापे के कारण से होसे आर्केडियो बुएंदिया की मौत हो जाती है और पूरा मकोंडो पीले फूलों की बारिश से ढक जाता है जो आसमान से किसी साइलेंट तूफान के कारण गिरते हैं। ये एक और उदाहरण है इस सीरीज के मैजिकल रियलिज्म का, जो नॉवेल और सीरीज दोनों में दिखाई देता है। मैजिकल रियलिज्म का मतलब होता है ऐसी जादुई पल या असंभव घटनाएं जो बिल्कुल वास्तविक परिस्थितियों में घटती है। फूलों की ये बारिश बहुत ही प्रकृतात्मक है क्योंकि ये पूरे दुनिया का ट्रिब्यूट है मकोंडो के संस्थापक को, यानी होसे आर्केडियो बुएंदिया को। ये दिखाता है कि वो एक महान नेता और एक विजनरी व्यक्ति थे जिन्होंने मकोंडो का आधार बनाया था। इस घटना का कोई तार्किक कारण नहीं है, इसका एक ही मोटिव है, होसे आर्केडियो बुएंदिया की यादों को सेलिब्रेट करना। ये बारिश सिर्फ उस व्यक्ति के सम्मान में होती है जो मकोंडो और बुएंदिया परिवार के लिए मूलाधार बनकर रहा, जिसके इफेक्ट्स आगे के कई जनरेशंस तक चलेंगे। दिलचस्पी की बात यह है कि मौत के अंतिम समय में वो एक सपना देखते हैं जहां अलग अलग दरवाजे से गुजरते हुए अपने दोस्त और मार्गदर्शक मेल्कियाडेस से मिलते हैं, जिन्होंने इस घटना को अपनी किताब में पहले ही लिख के रखा था। हालांकि उनकी मौत सालों पहले हो चुकी थी। मेल्कियाडेस जो एक महान ज्ञानी जिप्सी थे, उन्होंने अपने दोस्त की मौत को बहुत डिटेल में वर्णन किया था। शायद उन्होंने ये भी लिखा था कि लोग उनका सम्मान कैसे करेंगे। उनके लिए सिर्फ इस टाउन के लोगों का उनके अंतिम संस्कार के वक्त फूल फेंकना काफी नहीं था। खुद प्रकृति भी होसे आर्केडियो बुएंदिया को अपना सम्मान देती है इस फूलों की बारिश के रूप में, क्योंकि उन्होंने हमेशा प्रकृति के साथ हार्मनी की बात को सामने रखा था। 100 Years of Solitude के अंत में कर्नल ऑरेलियानो बुएंदिया के विचारों में फिर से बदलाव आता है और एक तरह से वो अपनी महान नेता की पद से गिर जाते हैं जब वो एक डाकू जैसे बन जाते हैं जो किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करते। शुरू में उनके इरादे काफी नेक थे, लेकिन उन्होंने लिबरल पार्टी को तब छोड़ दिया था जब उन्होंने देखा कि वहां के नेता आम लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं करते। ऑरेलियानो अपने पार्टी से अलग होकर सिर्फ आम लोगों के हित के लिए काम करना चाहते थे, लेकिन जब उन्हीं के कैंप का एक सुपारी किलर जो लिबरल पार्टी के द्वारा भेजा गया था उन्हें मारने की कोशिश करता है, तब ऑरेलियानो अपना सिद्धांत खो देते हैं। फिर वो सभी राजनीतिक नेताओं को खत्म करने का फैसला लेते हैं जो उस समय सरकार में काम कर रहे होते हैं। आखिर में कर्नल ऑरेलियानो बुएंदिया अपने जन्म स्थान मकोंडो पर हमला करते हैं, जो जनरल होसे रकेल मोनकाडा के शासन में सालों से शांति में जी रहा होता है। उनका एक ही उद्देश्य होता है कंजर्वेटिव सरकार को मकोंडो से उखाड़ फेंकना, और वे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं कि वहाँ के लोग खुशी और शांति से जी रहे हैं। जो लड़ाई कभी मकोंडो के लोगों के हित के लिए शुरू हुई थी वो अब एक खूनी युद्ध बन चुकी थी, जहाँ ऑरेलियानो अपना असली मकसद भूल गए थे और अब सिर्फ एक रक्त के प्यासी बागी बन गए थे। उर्सुला ये लड़ाई रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो समझ जाती है कि ऑरेलियानो अब वो सीधे और दयालु इंसान नहीं रहे जो कभी वो हुआ करते थे। इसी मोमेंट में उर्सुला को ये भी समझ आता है कि उन्होंने और होसे आर्केडियो बुएंदिया ने शायद अपने माँ के द्वारा चेतावनी दिए गए एक श्राप के मुताबिक सिर्फ कुछ जानवर ही पैदा किए थे, लेकिन वो जानवर फिजिकली नहीं बल्कि उनके हर एक संतान के अंदर एक तरह का इनह्यूमन और निज गुण था जो उनकी जिंदगी के अलग
अलग अलग मोड़ पर सामने आया। अंतिम सीन में कर्नल ओरिलियानो बुएंदिया को अपने सैनिकों के साथ मकोंदो की तरफ मार्च करते हुए दिखाया गया है, जनरल मुनकादा से लड़ने और उन्हें मार गिराने के लिए तैयार, बिना इस बात की परवाह किए कि इस युद्ध में वहां के निर्दोष लोग भी मारे जाएंगे। नेटफ्लिक्स ने अभी तक 100 Years of Solitude पार्ट 2 की रिलीज डेट अनाउंस नहीं की है, लेकिन ये जरूर जल्दी रिलीज होगा क्योंकि इस नॉवेल को 2 हिस्सों में अडैप्ट किया गया है। शो ने गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज के असली काम को काफी ईमानदारी से अडैप्ट किया है, तो पार्ट 2 भी शायद इसी स्टाइल में बनना चाहिए। पार्ट 2 में बुएंदिया परिवार के नई जनरेशन को दिखाया जाएगा जब तक ये परिवार और मकोंडो दोनों हमेशा के लिए तबाह ना हो जाए। सबसे बड़ी बात होगी अमेरिकन फ्रूट कंपनी का आना और बनाना प्लांटेशन का स्थापना करना। कर्नल ओरिलियानो बुएंदिया की लड़ाइयों का अंत भी शुरू के कुछ एपिसोड्स में दिखाया जाएगा। उसके बाद परिवार का वंश और भी आगे बढ़ेगा और कई नए मोड़ देखने को मिलेंगे। ये समझा जा सकता है कि पार्ट 2 पहले पार्ट जितना ही रोमांचक होगा और हमें गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज के मैजिकल एपिक का एक संपूर्ण विजुअल अडैप्टेशन देखने को मिल सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। नेटफ्लिक्स पे 100 Years of Solitude देखने का आपकी एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलता है और फिलहाल के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय एंड आई विल बी बैक।